सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अपोजिशन को भी अब पता चल रहा है कि एपीसी का क्या बनेगा, चूँकि एपीसी में क्या होना है इसका ट्रेलर तो पहले ही चल गया। मुश्तरका इजलास था जहां पर अक्सरियत अपोजिशन के पास थी। जी हाँ, अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह माजी में हमने सेनेट में होते हुए देखा है कि सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अगर सेनेट चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए अपोजिशन इकट्ठी हुई तो वो नहीं कर सकी। कुछ इसी किस्म की गेम लगता है अपोजिशन के साथ फिर हो गई है कि 34 अरकान उनके आए नहीं और अपोजिशन 190 वोट हासिल कर सकी जो बिल पहले पेश हुआ उसमें, और 200 वोट मिले हुकूमत को, यानी बिल के हक़ में आए। तो एक तरफ हुकूमत के पास अददी तौर पर लोग कम थे, लेकिन फिर भी हुकूमत की अक्सरियत मुश्तरका तौर पर कैसे हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये 34 लोग कहाँ गायब हो गए थे जो अपोजिशन के थे, ये हम बात करेंगे। किसके कहने पर वो नहीं आए और अपोजिशन के पास इसका क्या जवाब है। जब सवाल पूछा जा रहा है तो बिलावल भुट्टो गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास जवाब नहीं है, आएँ बाएँ शाएँ करते नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान शेख रशीद साहब ने बहुत बड़ी पेशगोई कर दी कि शीन अलग हो ही हो, और कह रहे हैं कि मैं अगर शहबाज शरीफ से बात हो पाती तो मैं उनसे कहता कि क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो। और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जलसे जुलूसी होंगे एपीसी की तरफ से और ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 10 अरब डॉलर की। और वो ये कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एफएटीएफ के हवाले से बिल है और कौमी मफाद में ये पास किया गया। अगर हम ये मनी लॉन्ड्रिंग की रोक दें तो हमें कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और 4 गुना कर्ज़ ले लिए गए पिछले 10 साल में। फिर उन्होंने ये बात कही और एक फातिहाना तकरीर उन्होंने की कि जी हमने कौमी मफाद में किया है, आज अपोजिशन फेल हो गई, इन्होंने तो दफन करने की कोशिश की थी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये नहीं है कि मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। जहांगीर तरीन साहब को JIT का बुलावा आ गया है। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के करीब तरीन साथी हुआ करते थे। अब ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा, क्योंकि बुज़दार साहब के लिए भी मुश्किल आ रही है। वो जो शराब का परमिट है उस हवाले से भी कुछ मामलात आगे चल रहे हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे। और ये भी कि पेट्रोल का रिलीफ, पेट्रोल की आलमी सतह पर कीमतें गिरी हैं तो रिलीफ अवाम तक क्यों नहीं पहुँचने दिया गया। सब बातें होंगी बाबर डोगर साहब से, असद करल साहब से। बाबर साहब ये बताएँ, ये 34 लोग किधर चले गए जो अपोजिशन के थे, ये क्या हो गया? क्योंकि पहले तो उन्होंने वोटिंग करवाने की कोशिश की, यानी उन्होंने कोशिश की कि शायद हमारे लोग ज़्यादा हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो सका और उसके बाद फिर वॉकआउट हुआ है। जब पहले बिल पर तो जनाब बड़ा बहसो मुबाहिसा हुआ, फिर जब हुकूमत के हक़ में ज़्यादा वोट आ गए, यानी 200 वोट उनको मिले और 190 अपोजिशन के, फिर उन्होंने कहा कि शायद सही गिनती नहीं हुई। लेकिन उसके बाद उनको नज़र आया कि वो 34 लोग गायब हैं। कहाँ गए वो लोग? उसामा साहब, ये 34 लोग वही हैं। ये ज़रा अपनी सफ़ों में देखें, जब सेनेट चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो उस वक्त जो 34 लोग गायब हुए थे वो लोग जिन्होंने इनके साथ हलफ भी दिया, इनके साथ खाना भी खाया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उन्होंने वोट जो था कहीं और डाल दिया। तो ये वही 34 लोग हैं। और अब वो 34 लोग किसके कहने पर गायब हुए, असल चीज़ तो ये है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि ये 34 लोग कहाँ गए, ये क्यों नहीं वोट डालने आए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने आपसे कई दफ़ा कहा है कि इनकी गाड़ी जो है वो कभी एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचेगी। इनकी गाड़ी माल रोड पर ही खड़ी होगी। ये कभी नवाज शरीफ को लेने एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचेंगे। इनकी एक अपनी सियासत है, उनका एक अपना एजेंडा है। उन्होंने बिल भी पास करवाना है, उन्होंने अपने भाई को भी खुश रखना है, उन्होंने अपनी भतीजी को भी खुश रखना है, उन्होंने उनको भी खुश रखना है जिनसे वो एक्सपेक्ट करें कि शायद वो उनको इक़्तिदार दे दें, प्राइम मिनिस्टर बनने के वो ख्वाब देखते रहते हैं। और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है वो लोग, वो अवाम, वो ख़ास अवाम जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इनको बनाना है, ये उनको भी खुश रखते हैं। तो फैटफ का जो बिल था, अल्टीमेटली सवार हैं, तो ये कैसे मंजिल पर पहुंचे? आपने तो 10 कश्तियां गिना दी हैं। फैटफ का जो बिल था वो पास होना ही होना था, क्योंकि प्रेशर कहीं और से था। अच्छा। और शहबाज शरीफ जो है वो उनको इनकार नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आप देख लें कि जॉइंट सेशन में उन्होंने बड़े तरीके से वो बिल पास करवा दिया, अपोजिशन भी कर ली,
सारा कुछ कर लिया और बिल भी पास हो गया। सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें भी पता था, आपको भी पता था कि अल्टीमेटली ये बिल पास होना है। तो बाबर साहब मुझे बताएं कि ये वो 100 प्याज 100 जूते वाला हिसाब हो जाता है, क्यों ऐसा किया जब माजी में भी देख लिया गया। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके बयानात इस वक्त हर जगह हेडलाइंस में हैं कि शीन निकले ही निकले और ये कि अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना ही कर सकती है। ये हुआ क्या है शेख साहब? ये कल बहुत बड़ी फतह है आपके लिए और हुकूमती इत्तेहादियों के लिए। ये कल क्या हुआ है? 34 लोग कहाँ गायब हो गए? 38 लोग जी। जब असम्बली में हाल में आदमी दाखिल होता है ना, ये नहीं कि हमारे भी कम थे, लेकिन जब असम्बली में दाखिल होता है तो उसकी हाजिरी लगती है जब हॉल के अंदर आदमी कदम रखता है। 38 मेंबर उनके कल नहीं आए। ये ऐसा ही है जैसे सेनेट के इलेक्शन में एक कमरे में 64 थे और हलफ पे थे और अंदर गए तो 44 रह गए। तो अपोजिशन का भी हाल जो है ना, अल्लाह ही अल्लाह है कि अब आप देखें कि इतनी ज़बरदस्त शिकंजे में आ गई अपोजिशन। हालांकि फैटफ जो है 2018 में ग्रे में आए थे हम, जून में 2018 में, और अब हम वाइट में होने जा रहे हैं। और वाइट में होने के बाद इस हुकूमत को और एक्सपोर्ट मिलेगी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि हुकूमत ने और भी 2-4 बिल पास कर दिए, मेडिकल का और दूसरा वैक्यूओ का। तो ये सारी बातें इस बात की गमाजी करते हैं कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग। देखें, मेजर आसिफ जरदारी वोट डालने नहीं आया, खुर्शीद शाह नहीं आया, तनवीर नहीं आया, तनवीर नहीं आया और दूसरा चौधरी तनवीर नहीं आया, और कई लोग मीटिंग के बाद आए हैं। यानी 1.5 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ है और 1.5 घंटे के बाद भी ये कहीं बैठे अंदाजा करते रहे कि वोटिंग हो जाए तो फिर हम जाएं। लेकिन शेख रशीद साहब, ये हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपने ये पहले कई रोज बल्कि कई हफ्ते पहले बता दिया था कि ये बिल पास होगा और इनका बाप भी करेगा और हम इनकी मिन्नतें भी नहीं करेंगे और ये खुद करेंगे पास, खुशी खुशी करेंगे। और दूसरा जो शीन लीग है वो भी आपकी बात लगता है सही हो रही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कहीं से वे दोनों तरफ खेल के भी कोई मिल नहीं रहा बेचारों को। वो नवाज शरीफ से भी डर रहे हैं, इधर भी उधर भी। तो क्या बनेगा फिर ये सारा मामले का? देखें, गुजारिश ये है कि कल शहबाज शरीफ ने उफ तक नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ मैं देख रहा था, मैं फर्स्ट रो में था, मैं देख रहा था शहबाज शरीफ चल के गया दूर से उसको कहने के लिए, थोड़ी देर के लिए उठा, वो फिर बैठ गया। सो अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा जलसे करेगी। असल ख़तरा इस मुल्क को सेक्टेरियन इशू से है, अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। हमें सेक्टेरियन इश्यूज़ का किला कमा करना है और ये इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान का गला दबाने के लिए। और तमाम लीडर्स को ये सोच रखनी चाहिए कि घेराव जो है वो पाकिस्तान के, अगर सियासतदानों ने इस घेराव को ना तोड़ा और अपनी अपनी सब लापते रहे तो ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और इस जमहूरियत के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कल जो हो गया वो बड़ा ही बेहतर हो गया है शेख साहब, और एक अमेंडमेंट नहीं हुई। शेख साहब, एक मरतबा फिर इन्होंने कोर्ट्स को, अदलिया को कि वो दबाव में और दारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप मरियम के ट्वीट देख लें, शहबाज शरीफ भी हल्का हल्का इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिलावल भी कर रहे हैं। ये चाहते क्या हैं? देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिन्होंने कुछ नहीं करना, मरियम और ये इकट्ठे नहीं चल सकते, थोड़े अर्से तक चलेंगे। और वैसे ही वाजबी तल्लकात रखे हुए हैं इन्होंने, और कोई ऐसे तल्लकात नहीं है जो कि दायमी हों और ये ठीक हो जाएगा सब हालात और वाक़यात। अच्छा सर, एक और, अब कोर्ट्स की तरफ से तो आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाए, तो अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? क्या आपको कितना चांस लग रहा है? के पास यही ऑप्शन है कि उसके ऊपर तलवार लटकी रहे कि वो मफरूर है, वो भगोड़ा है और लंदन पे घोड़ों का हेडक्वार्टर बना हुआ है। अच्छा शेख साहब, घोड़े वहाँ इकट्ठे। शेख साहब, क्या मरियम साहबा का जो कल के ट्वीट हैं वो इस बात की खबर दे रहे हैं और आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि लगता है उनको पता चल गया, मुखबरी उनकी हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं मैच फिक्स कर लिया है, इसलिए वो तो कल पूरा इदारों के ऊपर उन्होंने मिलान किया है, शौकर सिद्दीकी, फाइज ईसा, इदारों उठो, अदलिया के जजों को दबाव की बातें। उसका मतलब यह है कि उनको पता चल गया, उसका दिमाग खराब हो गया, उसको पता लग गया कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगर बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती तो 1 साल उसका कोई वहाँ से सिग्नल ख़राब नहीं थे उसके व्हाट्सएप के या उसके ट्विटर के। तो आप देखते जाएं क्या होता है। ये 3-4 महीनों में इनके सफाया हो जाएगा। 30 दिसंबर से पहले अपोजिशन अपने साइज में हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब।
वफाकी वजीर रेलवे, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन बड़ा अहम उनका नुकता था उनका कि 1 साल से कुछ सिग्नल या उनका वाईफाई का इशू नहीं था, वो माशाल्लाह वो ट्वीट कर सकती थी, उनको किसी ने रोका नहीं है, उनकी ज़बान बंदी नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंद सलासल नहीं है, वो आज़ाद शहरी हैं, जब चाहे वो नैब पर भी चढ़ दौड़ती हैं, ट्वीट भी कर देती हैं। आसिम बाजवा साहब के वाले से जो लीक का जो पंडोरा खुलता है वो स्पेशली सवाल करा के और फिर वो बयान, और उनके माशाल्लाह जो शौहर नामदार हैं कैप्टन सफदर साहब, वो भी अब देखें ना कितने माशाल्लाह अच्छे बच्चे बने हुए हैं। लेकिन वो कल कह रहे थे, वो कह रहे थे बाजवा साहब रसीदा कटो, रसीदें निकालनी पड़ेंगी आपको। मुझे अच्छा कैसी मेजर गौरव आर्विया और ये वो सारा बीच में जो आर्या और ये जिस तरह वहाँ पे, और उनको इंडिया को कौन देता है स्क्रिप्ट, यहाँ के कौन से मीडिया चैनल, कौन से अखबारात जो पहले वहाँ के अखबारात में एक ख़ास हमारे इदारों के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ और SCCP के वही इसाकडार और नवाज शरीफ के वक्त जो लोग व्हाट्सएप की आल की जो नूरानी ने खबर न्यूज़ और जंग और जियो में लगाई थी, वो SCCP वालों ने जो इसाक डार के लगाए हुए थे, जो जफ़र अजाजी उस वक्त SCCP के चेयरमैन थे, उसके उनके बेटे रसलान जो जफ़र है, और सलमान जफ़र कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में है माशाल्लाह, उनके दूसरे जो भाई हैं, ये हाल हो रहा है हमारे यहाँ। अब मामला ये है कि बात बड़ी अहम है। अब ये जो उस वक्त भी इस तारीख हमारे बोल के खिलाफ देखे, एक हिंदुस्तान टाइम में स्टोरी छपी कि जनाब बोल ISI के चैनल है, एक स्क्रिप्ट बनाया गया यहाँ से, वो वहाँ पे छाप दी गई, वही बहन ऑलमोस्ट सेम स्टोरी अगले दिन द न्यूज़ और जंग की हेडलाइन बन गई। यानी वहाँ से मुझे ये बताएं, दूसरा नादरा का डाटा मुझे ये बताएं, इससे बड़ा अलमिया क्या है, ये कितनी बदबख्ती है इस मुल्क के हवाले से। मैं कहूँगा कि हम यहाँ जर्नलिस्ट बड़े 30 मार खा बनते हैं, कोई जर्नलिस्ट ऐसा मुझे बताए जो बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनते हैं, जो वहाँ के आर्मी चीफ, माशाल्लाह बड़ा नाम है उनके फैमिली के छोड़ दे, उनकी फैमिली का यानी भारत का जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान का जिस तरह जर्नलिस्ट हो, वो अपने जर्नैलों के बारे में दूसरे मुल्क में यानी उधर से डाटा उन इदारों से निकाले, पाकिस्तान के चैनल में और अखबारात में चीज़ें वो दे, और एक ख़ास माइंडसेट वाला जो कि एंटी इंडियन आर्मी हो या इस तरह के उनके मुल्क के खिलाफ हो, उनको दे और वो चीज़ें छपें। इंडिया वाले तो उसको कच्चा चबा जाएंगे कि नहीं? तो वो तो हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ कि ये जो चैनल है कि वो जो चला रहा है उसको, जिसमें वो बैठते हैं गौरव आर्या जो मेजर है सर, वो चैनल किसका है? उसका वो मोदी का एक वो पपेट चैनल है, उसको सहाफत की गलाजत का नाम दिया जाता है वहाँ पे, कि सहाफत नहीं, वो गलाजत कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। कानून साजी की बात कर लें सर, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अगर कानून आया है तो उस पर भी बड़ी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन खैर मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं, जो मैंने आपको यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे कहा था शेख रशीद साहब से पहले, मैंने कहा ये फाटफ का बिल पास होगा, आपने एकदम कहा कि कैसे हो जाएगा, मैंने कहा था आपको, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा ये बिल पास हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे, कोई हुकूमत को मसला नहीं। और जो शेख रशीद साहब ने भी बात की है ना कि ये मुंतशिर हो जाएगी, और जो सेक्रेटेरियन की उन्होंने बात की, बड़ी दूर की बात की है, उसके लिए बाहर से लाबियां, इंटरनेशनल फोर्सेस आपस में जो पहले से जो कलबोशन नेटवर्क है यहाँ पे काम कर रहा है, उसके करिंदे काम कर रहे हैं जो हमारे इदारों के अंदर घुसे हुए हैं, FBR के अंदर, SCCP के अंदर, जो मीडिया के हाउसेज के अंदर जो आलाकार बने हैं मुल्क दुश्मन कौकूतों का, उनका बयानिया क्या है? 5th जनरेशन वार, अदलिया को टारगेट करना, और आर्मी और ISI इदारों को, मुल्की इदारों को टारगेट करना, मौजूदा हुकूमत को टारगेट करना, और सेक्रेटेरियन वायलेंस के लिए एक माहौल बनाना और उसके लिए फंडिंग फराहम करना, लॉजिस्टिक पर, और मुल्क में अंदर अफरा तफरी कराना। करूं, वफाकी वजीर मजहबी अमूर, उन्होंने नूरुल्लाह कादरी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने काफी अरसा पहले कहा था, कई हफ्ते पहले कह दिया था कि ये हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये प्लान है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे हैं कि इंडिया का कोई ब्लूप्रिंट को होता है, कोई प्लान बनता है तो हमारे पास, हमारे भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ कह चुके हैं हाइब्रिड वॉर का ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, यही कहना और तो इनका कुछ इदारों को और कौम को आपस में डिवाइड करने की कोशिश है। अच्छा बाबर डोगर साहब, जहांगीर तरीन साहब का मामला, आप कहते रहे कि जी उन पर क्यों नहीं हाथ डाला जाता, क्या कर लिया, चीनी जो है वो तो नीचे आई नहीं। अब आप देख लें, अब तो आप कह दें JIT ने आखिरकार जहांगीर तरीन साहब को 19 तारीख को बुला लिया है, उनके बेटे अली तरीन को 20 तारीख को बुला लिया है। ये माजी में नहीं होता था। मियां नवाज शरीफ साहब के आप किसी साथी को बुला सकते थे,
क्या आप जरदारी साहब के किसी साथी को बुला सकते थे जबकि उनकी हुकूमत हो? कोई इदारा बुला सकता था। अब बुलाने पर शोर है तो उनके दौर में तो नहीं बुला सकते थे आप। और नवाज शरीफ साहब की तो हेडलाइंस लगती थी कि जी ये नैब जो है शरीफ लोगों को तंग ना करे। उसामा साहब, जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, अब बार बार जहांगीर तरीन का बयान आ रहा है कि जी मेरे बेटे को ऐसे घसीटा जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। बात यह है कि उनका बेटा 24, 25, 26 साल की उम्र है और वो उसने अपनी एक टीम खरीदी है 1 अरब रुपए से। उसके पास पैसे कहाँ से आए? वो वालिद से ही आए हैं और कहाँ से आए? सर मसला ये है ना कि वो वालिद के पैसे हैं, इलीगल पैसे हैं, उसको बेटे को मिल रहे हैं, बेटा उससे कर रहा है। बेटे जैसा वालिद जो है उसने बेतहाशा बेनामी कंपनियां अपने बेटे के नाम पे भी बनवाई हुई हैं, वो भी उससे पैसे बना रहे हैं, वालिद साहब भी पैसे बना रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप जब अरबों रुपया आपने बनाया, मुल्क को लूटा, चीनी और शुगर के नाम पर, मिलों के नाम पर अरबों रुपया कमा लिया, उसके बाद उसकी बेनामी कंपनियां बनाई, बेनामी कंपनियों के ज़रिए से आपने टैक्स चोरी किया, अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया। चीनी जो है काश्तकार को पैसे नहीं दिए, चीनी जो है ज़्यादा बना ली, उसका इनाम उसके जो उसके सबसे बड़ा स्टेक उनका है। मगर देखिए अभी तक आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें ये टैक्स का ज़रूर मामला आया था, लेकिन उसके अलावा उसके बाद कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं है जब तक ये JIT नहीं बन गई। इसमें भी अभी तक यही पेशरफ्त है कि उनको बुलाया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से कोई। लेकिन उसामा साहब मेरी एक बात सुने, अगर आप ये कहें, इससे ये अखज़ करते हैं कि हुकूमत जो है वो फेयरली हर एक एहतसाब कर रही है, चाहे उनके अपने हैं या पराए हैं, तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। सर पहले उन्होंने अपने को बुलाया, आपसे उन्होंने अपने को बुलाया है। मैं आपसे सबसे पहले क्या नवाज इसमें शहबाज शरीफ को बुलाया उन्होंने? पहले तो बुलाया जहांगीर तरीन को है। साहब मुझे सर ये इदारा डायरेक्ट सरकार एक मिनट है। मेरी एक बाबर साहब ये डायरेक्ट इमरान खान के अंडर ये इदारे हैं, ये नैब नहीं है, FIA वगैरह। मेरी एक बात सुन ले, जहांगीर तरीन जब वज़ीर अताब आए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनोसेंट हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात है वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उससे पहले PTI में दो ग्रुपिंग थी। एक ग्रुप को लीड करते थे जहांगीर तरीन, दूसरे को असद उमर का जो ग्रुप था वो इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब हो गया, जहांगीर तरीन दूर हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। ये जो काबीना में बहस होती रही कि जी असद उमर को हटाया गया, उस दिन मानूंगा जिस दिन BRT का केस नैब में जाएगा, जिस दिन ये मालम जब्बा का केस यहाँ पर जाएगा, जिस दिन इमरान खान साहब कहेंगे कि जनाब CM पंजाब की भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, और सर उसमें भी है वो शराब लाइसेंस केस है, उस पर आते हैं। पहले अगर आप कहें कि जहांगीर तरीन जो है वो बिल्कुल इमरान खान के करीब तरीन आदमी है और उनके और इमरान खान के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं थे और इख्तिलाफात के बाद ये सारा कुछ नहीं हुआ, तो सॉरी मैं ये चीज़ मानने को तैयार नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं, अब आपने BRT का जिक्र कर दिया, वो बसों को आग पे आग लग रही है, जिस तरह यहाँ LDA में आग लग जाती थी और मेट्रो बसेस का सारा रिकॉर्ड जो था वो जलता था, वहाँ तो बस ही जल गई है, आग लगी है और थोड़ा सा एक वाकया हुआ है सर। नहीं 2 को लग चुकी है, उन्होंने कहा सब को देखा जाएगा उसके बाद। तरीन साहब के हवाले से मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दूं। अच्छा पहली बात तो ये अदब के साथ कि डोगर साहब का भी अपना पॉइंट है, वो मेरा भी है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो पहले भी रिपोर्ट बनी, जो उसमें मुस्लिम मेंबरान थे, मेरी उनसे जो बात हुई है, कोर्ट ऑन कोर्ट में बात कर रहा था, उनको ये लग रहा था कि जैसे हुकूमत चाहती है कि इस केस के अंदर घेर के हर तरीके से शिकंजा कस के सिर्फ 9 मिलों का इंतखाब ऑडिट के हवाले से पहले भी, कि मकसद ये था कि जहांगीर तरीन को इसमें फिक्स करना था। नंबर 1 IB को उनके पीछे लगाया गया, ये बात मेरे कार्ड पे है। IB किसके अंडर है? जारी बात है, बहुत सारी इमरान खान साहब के पास चीज़ें पहुंची भी, इमरान खान साहब को गुस्सा भी आया, लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि इनकी वजह से पकड़ो। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जहांगीर तरीन इन्वॉल्व है शुगर के अंदर, जो सारी करप्शन में ये जो सारी होल्डिंग ये वो, तो आप उसको फिक्स करें। इदारों उसको फिक्स करने के लिए तमाम तर एफर्ट की। मुझे ये बताएं, मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ, इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर उनकी एंटी लाबियों के बावजूद, जहांगीर तरीन और अली तरीन बन के निकलेंगे मिस्टर क्लीन। ये मैं खबर दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं खबर दे रहा हूँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा ये मैलाफाइडी होगी, इनको हर कसवटी से गुजारा जाएगा। और ये जो पैरामीटर जहांगीर तरीन से जिनको गुजारा जाएगा जी, जहांगीर तरीन साहब को जिन पैरामीटर पे क्लीन चिट मिलेगी
मैं एडवांस बता रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ, बड़ी खबर है। आप कह रहे हैं पहले, अभी तो काम शुरू हुआ है और आप कह रहे हैं क्लीन चिट मिलेगी। क्लीन चिट और आप कह रहे हैं साहब के कहने उनकी ख्वाहिश पे नहीं मिलेगी, शायद वो डिसअपॉइंट भी हूँ। शहजाद अकबर साहब भी शायद डिसअपॉइंट, जो एफआई उनके नीचे है ना। क्लीन चिट क्यों मिलेगी? क्लीन आपके चिट ख्याल इसलिए से मिलेगी, कोई सबूत नहीं इनके पास होगा, इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है। अंदर जितनी शुगर मिले हैं, जितनी पाकिस्तान के अंदर शुगर मिले हैं, वो शरीफ फैमिली की है, जरदारी की है या ज्यादा इनकी है, उन शुगर मिलों का सबसे ज्यादा जो यार्ड स्टिक है टैक्स देने के वाले से सारी मिलों का मिलाएं, उसको मल्टीपल 100 नहीं हजारों में ले जाए तो जहांगीर का ज्यादा सबसे टैक्स है नंबर 1। ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, टैक्स रिकॉर्ड की बात सुन ले। नहीं, ये तो उसके बाद सब्सिडी भी वो सबसे ज्यादा लेते हैं। मतलब है जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो कार्टेल है, कार्टेल में सबसे ज्यादा शुगर मिलें भी उनकी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वो लेते हैं। सबसे ज्यादा उनकी नंबर ऑफ शुगर मिलों के वाले से नहीं, उनकी शुगर मिलों का वॉल्यूम अच्छा है, जो भी है, प्रोडक्शन अच्छी है, एक चीज सामने आई है, उनका जो रोल था वो सारा सामने उनके पास सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया में। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, फायदा इनको, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं अपनी ये बात नाज़रीन सुन रहे हैं और आप भी डॉक्टर साहब आप भी गवाह रहिएगा। जहांगीर तरीन साहब हर कसवटी से गुजर के वो क्लीन बन के निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई निकालेगा, ये क्लीन करेगा, लेकिन अगर उनको 1% जो चांस है, पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड, उसके बावजूद उनको फिक्स करने की कोशिश की गई। अच्छा, उसको बावजूद जो कि फिक्स नहीं हो सकते। क्यों? अगर जहांगीर तरीन फिक्स होता है ना, उनको फिक्स किया जाता है, तो फिर ना शहबाज शरीफ साहब बचता है, सुन ले, ना हमजा बचता है, ना उनकी बाकी डायरेक्टर बचते हैं, ना चौधरी शुगर मिल वाले बचते हैं, ना ओमनी ग्रुप वाले बचते हैं, जरदारी वाले, वो तो सीधा ही फ्रॉड है ना कि नेशनल बैंक से अपनी हुकूमत से फोर्स डिफॉल्ट कराया, कब्जे कर लिए, सारा कुछ कर लिया, फिर उसके बाद लिमिटें भी ले ली, सारा कुछ कर ली, सब्सिडी भी ले ली। सब्सिडी 2 इशूज हैं। एक सब्सिडी है जो 24 अरब के करीब दी, किसने? नवाज शरीफ से ने, शायद खाका नवासी ने, जिसमें सबसे ज्यादा, सुन ले, बैंकों से सबसे ज्यादा वही है ना, सबसे ज्यादा ली। मैं सिर्फ 2 चैप्टर ब्रेक होने लगी है, सबसे ज्यादा ली सलमान शहबाज वगैरह ने, इन्होंने जहांगीर 3 ने नहीं ली, उसने भी ली होगी यकीनन। अच्छा सुन ले, आगे आ गया मुराद अली शाह ने उधर या जो भी थे, टाइम खत्म, लेकिन मामला क्या है, छोटा सा छोटी सी बात रह जाएगी। शराब लाइसेंस में तो बुजदार साहब को एक और बड़ी खबर, बुजदार साहब आपको मुबारक हो, कौम आपको मुबारक हो, पहला एनआरओ मिल गया, आपको मुबारक हो, आपको ये सीट मुबारक हो। गोंदल गिरफ्तार हो गया, बाबर साहब ये क्लीन चिट मुबारक हो। बुजदार साहब, अच्छा आपको क्लीन चिट मुबारक हो, मैं एडवांस खबर दे रहा हूं। आप बुजदार साहब क्लीन चिट दे रहे हैं, कमाल कर दिया। नैब देगा, ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, बड़ी खबर। बाबर साहब ब्रेक का, हां लेकिन 7 करोड़ की रिश्वत का स्टिल सवाल मौजूद है। अच्छा खैर साहब, कि वो किसने ली, क्यों दी, किसने क्यों दी? बाबर साहब एक जुमला, एक सॉरी बाबर साहब एक जुमला, सिर्फ एक जुमला जल्दी से बता दें आप, ये जो केस है इसके बारे में। सर गोंदल का बयान हल्फी मौजूद है, वादा माफ हुआ वो किसी भी स्टेज पर बन सकता है। मेरे नज़दीक उस्मान बुदार पर अभी तक तलवार लटक रही है। ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हुई। ब्रेक ले लें। अब पता चला, सानिया बल्दिया फैक्ट्री जिसमें 250 से ज़्यादा अफराद जाँ बाक हो गए थे, जिनको ज़िंदा जला दिया गया था। पाकिस्तान की तारीख़ का अंधोनाक तरीन वाक़या है ये इस नौइयत का कि ज़िंदा 260 अफराद को जला दिया गया। और जो मालिकान थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया MQM पर कि वहाँ से उनसे भत्ता लेने का कहा गया, उन्होंने दिया भी, लेकिन जितना मांगा गया कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो उसके बाद इस तरह से ये आग लगाती गई। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल इस वाक़े को, और केस चल रहा है। और अब भी ये कहा गया है कि आज सुनाया जाना था, लेकिन अब 22 सितंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। असद खरल साहब, इसमें इतने 400 गवाहान, फिर हम जब इस तरह के ये वाक़यात देखते हैं, दिल खराश वाक़यात, मोटरवे लाहौर जैसे दीगर, फिर हमें वही नज़र आता है कि 8 साल हो गए और इसमें अभी तक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था एक बादमनी केस में कि जनाब मिलिटेंट विंग बने हुए हैं पार्टियों में, सियासी में, ये उसका जिंदा बोलता सबूत है, जिंदा जवेर सबूत है
कि MQM के लोगों ने भत्ता मांगा, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इबरत का निशान बनाया, लोग मर गए। कोई है पूछने वाला? वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे रहे, जो आके टीवी पे टॉक शो करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, वो मोअज़्ज़ज़ लोग बन के बैठे हुए हैं। आज MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब, रहमान भोला, जुबैर चरिया, ये दीगर अफराद पर फर्द ये खौफ और दहशत और किस जमात से तल्लुक़ है? सियासी जमातों को बंदे है ना, तो मिलिटेंट विंग वाली बात गलत हुई। रेंजर की रिपोर्ट सुप्रीम। अगली बात, छोटी सी बात उसामा साहब, मैं ये कह रहा हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एहतसाब के वाले से मैं क्या वो पढ़ लें, क्योंकि नैब के सोर्सेज से जिस तरह मुझे पता चला जी कि चेयरमैन साहब, DG साहब आपस में जो कन्वर्सेशन वो आगे चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने हमारी हमायत भी बड़ी की उसी बयान में कि अदालतें जनाब ये वो नैब के ऊपर नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये कहा कि ये क्या मजाक केस, एक चीफ मिनिस्टर को बुला लिया नैब ने, ये क्या फजूल साहब, पता है ना आपको? तो उन्होंने कहा चूँकि PM साहब जो है ना एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, तो अगर वो इस चीज़ के ऊपर थोड़े से खफा या बरहम नज़र आते हैं, तो हमें नैब का परसेप्शन, चूँकि इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ा वो काम कर रहे हैं, तो इन द कौमी मफाद बन गया ना, फिर इदारे का मफाद बन गया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब बावजूद इसके कि उनके दफ्तर में बैठ के अमीर तमूर उनके चचा ही है, फुफा है, जो DSP होते थे मंडी बहाउद्दीन, और उधर गुग्गे शाह की क्या वो पता नहीं कौन से जिनका होटल बना था, अभी बना भी नहीं है, वो कहते हैं पेंट बसिया नहीं, वो चक्के पहले आ गए, 5-4 स्टार तो बाद में लगने थे ना उन्हें। ठीक, उसको बुला के उनकी मौजूदगी में, यानी वो जो बंदा बेनिफिशरी है वो फुफा, और उनके दफ्तर में CM साहब के दफ्तर में उसको बुला के प्रेशराइज करते थे कि साइन करो साइन करो। वो बेचारा कहे कि जनाब ये गलत है, इतने सालों से नहीं मिला। सुन ले आगे, 7 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूली किसके कहने पे हुई? ये भी नैब किसी के ऊपर डाल ही देगा। वो फुफा भी नहीं, शायद उसको भी नहीं फंसाएंगे। वो आगे कुछ कहेंगे पता नहीं कौन सा। मुझे ये रिपोर्ट मौजूद है कि वहाँ कन्वर्सेशन निकाले, CDR निकाले, 10 करोड़ रुपया आया। किसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आया? नहीं पता, नैब को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है, सबको पता है कि जिन दिनों में ये लाइसेंस दिया जा रहा था किसके बैंक में 10 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे उसको बुलाया गया। आपको पता है उसको थ्रेट किया गया, उसको बकायदा ह्यूमिलेट किया गया, उसको प्रेशराइज किया गया कि आप क्यों नहीं करते। उसने कहा साइन कर दें। ये बड़े समझदार है बुज़दार साहब, उनका मैं साइन क्यों करूं? सेक्रेटरी उससे कराया प्रेशराइज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कराया। वो जितने मर्जी बयान दे के आए ना, तोता मैंने कहानियां रहील सिद्दीकी ने भी सुनाई, उसने सुनाई, इन्होंने भी सुनाई, और नैब ने जो बड़ा हलफनामा उनको क्वाफनामा दिया 16 सफ़ात पर मुश्तमिल कि आपने बताया, एहसास से बताया, वो किधर गया? जवाब आया है बुज़दार साहब का, वो आइए कहानी। बुज़दार साहब आपको मुबारक हो, NRO मिल गया, ये सारी दुनिया को पता है। वो कहते हैं माने ना माने क्या है, मिसाल है इमरान खान साहब को नहीं पता, क्योंकि उनको IB रिपोर्ट देती है जो वो उस पर रिलाई करते हैं। बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से की रिपोर्ट पहुंचती नहीं, और IB में बहुत, मैं कहता हूं इसका मतलब ये है कि जुर्म जैसा भी हो, छोटा या बड़ा, जब तक रियासती या इदारे यानी हुकूमत कहना चाहिए, जब हुकूमत में बैठे वुज़रा आपके पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्द और गुंडे बन जाए, कातल बन जाए, मवाली बन जाए, मसाना बल्दिया टाउन की बात कर रहा हूँ जी, तो फिर किससे को इंसाफ लेगा? वो बंदे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जमातें हैं, जो असेंबलियों में होती हैं, वो कहते हैं बता दो। हमाद सिद्दीकी भी गिरफ्तार है, मरकजी मुलजिम, और ये सब जानते हैं। मैं भी काफ़ी अरसा कराची रहा हूँ, वहाँ पर ये मशहूर था कि जी हमाद सिद्दीकी अगर किसी के बारे में कहते तौबा तौबा, यानी जो फ़िरौन के बारे में कहा जाता था जी आज इसके ये रात इसकी खबर में होगी, तो फ़िरौन भी ज़िंदगी और मौत के कहता था मैं खुदा हूँ नाउज़ुबिल्लाह, तो मैं जिंदगी और मौत के फैसले करता हूं। ये शख्स उस तरह का था, वो गिरफ्तार हो चुका, दुबई से गिरफ्तार करके लाया गया। अब्दुर्रहमान भोला वो इतराफ़ कर चुका है कि जी मैंने हमाद सिद्दीकी के कहने पे किया। फिर भी हमारे यहाँ 8 साल लग जाते हैं। क्यों नहीं इस तरह इनको इबरत का निशान बना दिया जाता? एक नहीं, दो नहीं, जिंदा इंसान की फांसी में खानदान के कफील थे, कितनी माएँ में रुकावट है, मुझे बहुत जुड़ी है, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कई साल हो गए हैं, 260 फांसी देने में रुकावट है? कोई रुकावट एम्बिग्यूटी दिखा दे, मुझे हर्डल दिखा दे। मुझे तो कानूनी निजाम की समझ नहीं आती। यहाँ भी वही बात है, हुकूमत के साथ मिले हुए थे। 8 साल गुजर चुके हैं। आप वो जो लोग थाने बल्दिया में जिसका भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, जिसका खामद मर गया, उनसे पूछे जाकर किस तरह से उन्होंने ये 8 साल गुजारे हैं। आज वो सारे लोग इंसाफ के लिए कोर्ट में आए हुए थे। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ आज उसको अगली डेट मिल गई है। आप उन माओ के सुने,
उन बीवियों के तासुरात सुने जिनके बच्चे, जिनके खामन, जिनके भाई जो थे वो वहाँ पर काम करने गए और रात को उनकी लाशें आई हैं। 250 बंदा मर गया उसामा साहब, 250, 8 साल गुजर गए और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मुलजिम सारे गिरफ्तार हो चुके, इतराफे जुर्म हो चुके। अब पूछना ये अच्छा, इनके सरेआम फांसी का भी कोई मुतालबा नहीं करता क्यों? डॉक्टर साहब, बात अहम है, इसकी सरेआम फांसी का कभी मुतालबा सुना है? नहीं। इन सफाक दरिंदों की कभी आपने सुना है? पार्लियामेंट में, सेनेट में फैसल वाडा साहब भी वहाँ के हैं, अली जैदी साहब वहाँ से मिनिस्टर हैं, सदर मुल्कत वहाँ से हैं, असद उमर साहब हैं। हुकूमत की लाई कौन है? मुझे ये बताएं कि लाई कौन है? पीपल्स पार्टी ने कभी बात की हो, नून लीग ने कभी बात की हो, MKM तो चले थे उसके ऐसा ना, PTI ने कभी बात, यानी ऐसे दरिंदों को भी सरेआम फांसी की कभी किसी ने बात की है? आप समझ जाएं जरा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, रेंजर की रिपोर्ट थी कि अस्करी विंग और मिलिटेंट विंग है, वो बात है। और आज भी अगर वो उनको सजा नहीं मिल रही तो किससे हम इंसाफ मांगे? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। चीफ जस्टिस गुलजार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कराची और पाकिस्तान के मामलात पे आप तो इतने सेंसिटिव हैं, आप तो, मुझे पता है कि आपके पास को खत भी चला जाए, आपको कोई किसी तरीके से पता चल जाए, मजलूम की दाद रसी के लिए अपना जो आईनी इख्तियार आप इस्तेमाल करते हैं। ये तो सैकड़ों लोग जिंदा जल गए, एविडेंस मौजूद है, इतराफ़े जुर्म मौजूद है, इकबाली बयान मौजूद है। इस पे भी अभी आपको और क्या चाहिए? 250 घराने उसामा साहब इंसाफ से नाउम्मीद हो चुके हैं, इंसाफ से नाउम्मीद हो चुके हैं। आज सारा दिन मैं मीडिया पे देखता रहा हूँ कि किस तरह से उन की बहनों की, वालदा की जो मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हमें इंसाफ इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो खुद कहते रहे हैं। उसामा साहब, चीफ जस्टिस साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है, उनकी माओ की स्टेटमेंट तो सुने, वो क्या रो रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 8 साल से हम जो डिले हुआ है ना, और आज जब फैसला होना था, आज फिर एक नई डेट मिल गई। एक वजह सुन ले, हजरत मौला अली ने भी कहा, और वैसे भी कानून शहादत में, वैसे भी इंसाफ में ये फितरी तकाजा भी है कि 100 बंदा बेगुनाहगार अगर छूट जाता है ना, एक बंदा भी अगर इनोसेंट फांसी लग जाता है ना, एक बंदा भी, तो वो गलत है। मेरा ख्याल है अदालत चाहती है कि मजीद अगर कोई भी उनका कोई जो राइट है या उनको अगर एम्बिग्यूटी 1% भी है तो वो क्लियर हो जाए। 8 साल में अभी तक एम्बिग्यूटी रिमूव, इसमें कसूर किसका है? पुलिस किसके अंडर थी? कौन सी जमातें वहां पे हुकूमत कर रही थी? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? प्रोसिक्यूटर कौन था? और उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता था। वली बाबर क्या है? सर, हुकूमत का इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत है, उनका भी तो कोई काम है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक चुन चुन के मारा जाता है, टारगेट किलिंग करते हैं ये लोग, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन आसान है काम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसमें इंसाफ हो जाए, बहुत देर हो चुकी है, होगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद मिलते हैं और पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे, इसकी कीमतें कम क्यों ना हुई। अब पता चला। अब पता चला। पेट्रोल सस्ता हो सकता था और कई रुपए का रिलीफ आवाम को मिल सकता था फी लीटर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल में लेवी बढ़ा दी गई है और 15 रोज़ बाद चूँकि तयन होना है अब नए सिरे से हर दफ़ा पेट्रोल कीमत का, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हुई, लेकिन हुआ यह कि पेट्रोल लेवी में इजाफा कर दिया गया। अब हुकूमत ने 16 सितंबर से किया यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखी हैं और फ़ी लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 21 रुपये 70 पैसे बढ़ाकर 27 रुपये 99 पैसे, यानी तकरीबन 28 रुपये पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। फ़ी लीटर 28 रुपये ये लेवी है, इसके अलावा टैक्सेस और भी हैं। अच्छा, डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी को 21 रुपये 88 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 95 पैसे कर दिया गया है, यानी अब ये 30 रुपये तकरीबन ली जा रही है। अब आप देखें कि अगर ये ना किया जाता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पेट्रोल 7 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता मिलता, यानी अब 104 रुपये और क्या है तकरीबन, तो ये आपको 7 रुपये कम पर होता। और इसी तरह डीजल 9 रुपये 44 पैसे सस्ता मिल सकता था। तो बाबर डोगर साहब, लेकिन मजबूरी है, टैक्स भी तो इकट्ठा करना है। IMF की शराइत सख्त होती चली जा रही है। IMF ने वाज़े कह दिया है कि अब आपको बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी, वरना भूल जाएँ अगली किस्त। अमीर आदमियों से टैक्स तो ये ले नहीं सकते, तगड़े लोगों से ये जो बाहर से पैसा आना था, ये जो करप्ट लोगों ने बाहर पैसे जमा करवाए हैं, वो तो बाहर से वापस आ नहीं सकते।
तो अब मसला ये है कि गरीब आदमी का खून निचोड़ कर जो पैसे इकट्ठे होंगे उसी से गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 रुपये इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गई, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें गिर गई, हुकूमत आम आदमी को 7 रुपये का रिलीफ दे सकती थी। मुझे लग रहा है कि तेल का जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि हुकूमत उसके सामने बेबस है। नदीम बाबर साहब वो बड़े धरले से बैठे हुए हैं, वो बड़े धरले से वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने जब तेल की कीमतें कम की थी तो वो क्या गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल गया? आईपीपी से गायब हो गया, इमरान खान साहब नोटिस पे नोटिस लेते रहे, वहाँ पर जनाब कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पर बेबसी थी हुकूमत की। अब मुझे एक बात बताएं, जी बाबू, एक कार्टेल के 15, 20, 50 बंदे जो हैं उनके जो है हुकूमत उनके सामने बेबस है, और 22 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट देके हुकूमत को इलेक्ट किया है वो हुकूमत के सामने बेबस है। यानी कि हुकूमत उनको 7 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकती। सामा साहब पहले माफिया बड़ा तगड़ा है, यकम सितंबर को ताकतवर है, मजबूत है, तो लेवी कम कर दी गई थी उस वक्त। इमरान खान पेट्रोलियम डिवीजन ने कह दिया था, फाइनेंस डिवीजन ने कह दिया, सबने कह दिया थी कीमतें बढ़ा दे। ये यकम सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने आखिर में कहा कि नहीं, अभी ये वबा का मसला अभी तक है और लोग पहले ही परेशान है, तो नहीं, तो फिर ये लेवी कम कर दी गई, बहुत बड़ा एहसान कम कर दिया गया था, अरबों रुपए का टैक्स, बहुत बड़ा एहसान है इस हुकूमत का। सर कहाँ मैं तो आप तो शुक्रगुजार हो कि 7 रुपए कीमत आगे नहीं बढ़ा दी, 14 रुपए का लेवी नहीं लगा दिया, बढ़ जाएगी। मेरा मतलब है कि शुक्र करें कि उन्होंने कीमतें मेंटेन की है। पहले जो कम करने से तो मेरा ख्याल तेल माफिया सारा नाराज हो जाता, वो तेल मार्केटों में देना ही बंद कर देते, एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता, फिर हुकूमत बेचारी जो है वो डर जाती, मजबूर हो जाती। रेट ऑफ द गवर्नमेंट और इमरान खान साहब की वुज़रा की और उनकी हुकूमत के लोगों की पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये माफिया इतना ताकतवर है, जिसके बारे में रोज इमरान खान साहब कहते हैं अगर उन्होंने माफिया ने धमकी लगाई कि हम चीनी गायब कर देंगे, महंगी और चीनी का गुड़ बना के उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, गायब होने की, और महंगा जो गुड़ होता है चीनी कहते हैं अब चूंकि गायब हो रही है इसलिए हम मजबूर उनके हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, तेल के ऊपर गवर्नमेंट सरेंडर कर गई, कहते जी वो तो माफिया इतना ताकतवर है। यानी ये तो आप पेट्रोल गायब हो गया था जब इमरान खान साहब ने वो इतने रुपए 20-25 रुपए का जब रिलीफ दे दिया अवाम को, तो आपने देखा फिर अवाम भी भुगत रहे थे, पेट्रोल मिल नहीं रहा, अवाम को रिलीफ नहीं, अवाम को तकलीफ दी गई, अवाम लाइनों में लगे थे, वो पैसे लेके फिर रहे थे, पेट्रोल वाले कहते जाओ 25 सस्ता लाभ ढूंढो पूरा, वो कहते हैं यार महंगा दे दें, पेट्रोल तो मिले, तो फिर गरीब आदमी मोटरसाइकिल में डलवाएगा तो कहीं जाएगा। इमरान खान है जो ये कहा करते थे कि जनाब ये जो माफिया है क्लैश माफिया के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के वो बंदे जिन जो उस बिजनेस में है उनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। हाँ साहब, ये नदीम बाबर क्या करते हैं? सर वो तो बशीर है ना, उन्होंने कहा कि आईपीपी का फायदा हुआ है नया, अरबों रुपए का फायदा होगा, तो नदीम बाबर का शाबाशी, आईपीपी का शुक्रिया अदा किया इमरान खान ने, वरना वो जा सकते थे, आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते थे, ये कंपनियां भी जा सकती हैं, पेट्रोल की कंपनियां चली जाएंगी। आईपीपी के ऊपर बनी कमेटी, सारी कमेटियों की रिपोर्ट पब्लिक हुई, 5000 अरब की आईपीपी ने करप्शन की है, 5000 अरब की करप्शन की आईपी ने 15 साल में उन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। खरल साहब टिथियान कंपनी ने भी यही किया था, टिथियान कंपनी ने भी यही किया था, आज 6 अरब डॉलर वो मांग रहे हैं, कहां से दें आप? 6 अरब डॉलर टिथियान कंपनी मांग रही है, इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई, यही मसला था, वही कहते थे माफिया है, वो आप कॉपर और गोल्ड। जी ये वो गवर्नमेंट है, कोर्ट में गई, कोर्ट में आईपीपीएस को कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि जनाब ये जो आपने पैसे देने हैं ये दें। हुकूमत, आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट को कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और गवर्नमेंट में सफ़े मातम बिछे। क्यों? क्योंकि आईपीपी से वो पैसे लेना ही नहीं चाहते, वो तो आईपीपी को पैसे देना चाह रहे हैं, यही हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट, जब कोर्ट ने हुकूमत के हक में फेवर में फैसला दिया, मेरी छोटी सी बात आप सुन ले, आप पता हुआ क्या दिखाया, किस तरह बनाया गया, सुन ले, एक जुमला सुन ले, सुप्रीम कोर्ट पे बनाया गया है, क्यों? सुन ले, जो आप कह रहे हैं अरबों रुपए का फायदा और बड़ी तारीफ उन्होंने की है नदीम बाबर की, नदीम बाबर और वो आपस में हंस रहे थे, ठट्ठे उड़ा रहे थे कि किस तरह हमने बेवकूफ बनाया, कि पिछले सारे हमारे जराइम माफ, 190 अरब की तो 480 अरब की पेमेंट में राना बुलंद अख्तर ने निकाली थी कि जनाब करप्शन होगी, जो एक दिन में गाड़ी बनाई नेशनल बैंक में, आईपीपी को कहा दे दो पैसे विदाउट प्री ऑडिट,
ठीक है, सुन ले, ठीक है। ये आईपीपी के अंदर ये एससीसीपी के चेयरमैन मोहम्मद अली, इसको करंट नया मेरे पास लेटर पड़े हैं, इन्होंने जब चेयरमैन एससीसीपी थे नवाज शरीफ के दौर में, इन्होंने आईपीपी की करप्शन पकड़ी, कई चोरियां कर रहे हैं, आज वो हेड बने, आज वो कहते थे इनसे कंप्रोमाइज। सुन ले, 5000 अरब की करप्शन हुई है, एक टका में भी पेश हुई थी। पता क्या सुनाई, ये रिपोर्ट काबीना में पेश क्या हुई सुनाई, ओवर इनवाइसिंग इनकी पकड़ी गई, इनकी जाल साजियां पकड़ी गई। मुझे ये बताया उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ? सर ये भी बात है, लूट गए वो, इन्होंने लुटियां डाल रहे हैं, बिजली बनाई गैस से, पैसे ये पेट्रोल के लिए लुटियां डाल रहे हैं। ये काबीना में पेश हुई थी, बाइजर प्लांट की वैसे ही उनकी, और उसमें कहा गया था पब्लिक करे, पब्लिक नहीं होने दी। लुटियां डाल रहे हैं कि हमने कैसा बेवकूफ बनाया, लूट मार कर ली और अब हम ठीक सिर्फ करने के वाले से ऐसे ही आईवाश करके कागज को नीले पीले कर लिए। अब सुन ले पूरी खुद फायदा क्या हुआ? एक दूसरी बात क्या फायदा हुआ? आपका रिकवर कौन करेगा? सेक्रेटरी तवानाई जब कहेगा कि हमारे कई इंटरनेशनल ममालिक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एग्रीमेंट भी नहीं, आप तो खैर कॉपर और गोल्ड का टिस्कियान कंपनी से जो हुआ वो गलत हुआ, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है जी, हुकूमत ने मान लिया जी, आज 6 अरब डॉलर है, पाकिस्तान कह रहा है कि ये 6 अरब डॉलर किस तरह से माफ कर दो। बैठे होंगे सर, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट है ये, आपने ट्रैक का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकते। सर आप जाके इंटरनेशनल कोर्ट को समझा लें, 70% आप इंटरनेशनल सेटलमेंट कोर्ट को समझा लें, फिर ये बात हमारी वो नहीं मानते, हम क्या करें? इंटरनेशनल सेटलमेंट कोर्ट सुने, को बात सुने, जरा लॉजिकल बात सुने। जब आपका आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट का मोर देन 7%, 17% से ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। वो 70% मंशा की बैलेंस शीट बोल रही है आईपीपी की, 70% बैलेंस शीट चोरियां की ना, नंबर 1। दूसरा, आप पाकिस्तानी रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं लिखेंगे हम डॉलर में, वो तो अब बदल दिया ना, वो क्या एग्रीमेंट में कहानी है, जो इंटरनेशनल है उनको डॉलर में होगी, जो पाकिस्तानी है उनको रुपयों में। पाकिस्तान में रहता मियां मंशा ने गंद डाला मिलके इसाक डार नवाज शरीफ से, वो कहता है मैं सॉवरेन गारंटी लूंगा, मैं अपने मुल्क से, अपनी हुकूमत से, उसने गंद डाल दिया, सारी दुनिया ने सॉवरेन गारंटी डाल ली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है ना, आर्बिट्रेशन की आप बात करते हैं, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया, आपने चोरियां की है, आपने करप्शन की है, सुन रही है, जालसाजी की है, आप जो कह रहे हैं लोगों के दिल की आवाज है, ये मैं मानता हूं कि ये देखिए पेट्रोल ज़ाहिर सस्ता होता, अगर पेट्रोल लोग खुश हो जाते, मगर बाबर साहब देखिए यही शायद करके हुकूमत ने ये 20 अरब डॉलर तक पहुंचा दी। जब आए थे तो 7 अरब डॉलर पे थे हमारे ज़रबादला के ज़खायर, अब ये 20 अरब डॉलर तक हो गए हैं, तो ये तो एक अचीवमेंट है। 19 अरब 95 करोड़ हमको क्या दिखाया गया, आईपीपी क्लियर हो गया, अमीरों की जेबों से पैसा लिया जाएगा और गरीब पे पैसा लगाया जाएगा। अमीरों से तो ये पैसा नहीं लेते, कार्टेल बन गए, अवाम की जेबों से पैसा निकाल कर वो अवाम जो पहले ही भूख से मर रहे हैं, जो पहले बेरोजगारी से मर रहे हैं, उनकी जेबों से पैसा निकाल कर अमीरों की जेबों में डाला जा रहा है। कार्टेल बने हुए हैं, चीनी का कार्टेल, तेल का कार्टेल, आटे का कार्टेल, और हुकूमत बेबस है, महंगाई इनसे कंट्रोल। यही वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं ये कार्टेलाइजेशन मैं तोड़ूंगा। आपने मुसाबती कमीशन के, आप केन कमीशन को जो तनख्वाहें जाती हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन अब तक लिया? वो तो बाहर फिर रहे हैं, हंस रहे हैं। सर शुरू तो प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहा है सारे माफिया धंधे, और इमरान खान साहब कल ये कहें ये हमें सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने कार्टेलाइजेशन को मजबूत किया। वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।